हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2026 के मैगजीन को कवर कर चुके हैं। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और ये जो है इस सीरीज़ का 5वां मैगजीन है, यानी कि सितंबर 2025 को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। वे अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक निर्धारित था। तो देखिए, इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन पर हम लोग देखते हैं। देखिए, दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 ईस्वी को इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे का मुख्य कारण स्वास्थ्य को बताया है। वे वर्ष 2022 में जो है उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे और उनका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो लेकिन इससे पूर्व ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले वे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल में तीसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। इनसे पहले जो है वीवी गिरी के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया था, कब? 1969 ईस्वी में। और आर वेंकट रमन जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था 1987 ईस्वी में। तो ये तीसरे व्यक्ति बने, तीसरे उपराष्ट्रपति। देखिए, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के उद्देश्य से इस्तीफा दिया था और दोनों बाद में राष्ट्रपति बन भी गए थे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है 7 अगस्त 2025 को जारी किया गया और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये 9 सितंबर 2025 को जो है ये निर्धारित किया गया है। तो इसके बाद का जो भी मैगजीन है, अक्टूबर और नवंबर मंथ का मैगजीन, तो आप उसमें इसके पूरे डिटेल में आप देखेंगे आगे आने वाले मंथ में इस पूरे न्यूज़ को अच्छे से कवर किया गया है। तो आप अक्टूबर और नवंबर मंथ का मैगजीन को देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि भारत के पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार के संबंध में आपको कुछ कथन पर विचार करना है। जो INS निस्तार है, भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसे 18 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। तो देखिए, इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को आप जरूर अच्छे से देखिए। INS निस्तार भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। ये गोताखोरी सहायता पोत है। इस पोत का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। INS निस्तार को जो है भारतीय नौसेना में 18 जुलाई 2025 को शामिल किया गया। इसका औपचारिक समावेश जो है विशाखापत्तनम में किया गया। यह पोत भारतीय नौसेना के गोताखोरी, बचाव एवं सहायक अभियानों की क्षमता को सुदृढ़ करता है। INS निस्तार का नौसेना में शामिल होना स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रूस निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल, INS तमाल जो है, इसके संबंध में आपको कथन पर विचार करना है कि यह तासील श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। तासील नहीं, यहाँ पर तुसील होना चाहिए। तुसील श्रेणी जो है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये तुसील श्रेणी का जो है, और ये भी नहीं है, तुसील श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। दूसरा, इसे रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह विदेशी स्रोत से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम युद्धपोत है। तो इसको आप ध्यान रखिए। ये जो INS तमाल है, ये तुसील श्रेणी का है। ये तुसील श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है और इसे रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये तीसरा जो है, यह विदेशी स्रोत से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम युद्धपोत है। तो ये भी बिल्कुल कथन स्टेटमेंट सही है। चलिए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे देखिए कि INS तमाल जो है, ये रूस निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है। यह तुसील श्रेणी का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। INS तमाल को रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह विदेशी स्रोत से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंतिम युद्धपोत है। INS तमाल का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वदा सर्वत्र विजया। इसका शुभारंभ, इसका जो शुभंकर है वो है द ग्रेट बियर्स, इसका शुभंकर है। INS तमाल भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति और रणनीतिक क्षमता को जो है सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है कि
इसे 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। दूसरा है कि इसने वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया। यह 5 स्तंभों पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिए। एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित करता है। ये जो वर्तमान वाला जो 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की जिसको मंजूरी मिली है नई राष्ट्रीय खेल नीति, ये 2001 की जो राष्ट्रीय खेल नीति है उसके स्थान पर ये लाया गया है। 2001 के बाद पहली बार 2025 में नई राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई। नई राष्ट्रीय खेल नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। देखिए इसका पहला जो स्तंभ है ये है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। दूसरा स्तंभ क्या है? आर्थिक विकास के लिए खेल। तीसरा स्तंभ है सामाजिक विकास के लिए खेल। चौथा स्तंभ है जन आंदोलन के रूप में खेल। और पांचवा स्तंभ है शिक्षा के साथ खेल का एकीकरण। यानी कि वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता इसका पहला पॉइंट, की पॉइंट आपको याद रखने के लिए हो गया। दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा जन आंदोलन और पांचवा शिक्षा के साथ जो है शिक्षा के साथ खेल का एकीकरण। इस नीति का उद्देश्य खेल को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित न रखकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए यहाँ पर दिया है कि मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया इसमें कुल 12 किले शामिल हैं। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किले तमिलनाडु में स्थित है। अब भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कुल जो है 44 हो गई है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन में, मराठा सैन्य परिदृश्य को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 12 किलों को शामिल किया गया। 11 किले जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एकमात्र किला जो है जिसका नाम है जिंजी किला, ये जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किए गए थे। महाराष्ट्र में जो टोटल 11 किले हैं उसका नाम यहाँ पर दिया है, साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ दुर्ग, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग। तमिलनाडु में स्थित एकमात्र जो किला है वो है जिंजी किला। इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 47वें सत्र में लिया गया। ये निर्णय जुलाई 2025 में पेरिस में आयोजित ये जो समारोह है 47वां सत्र पेरिस में हुआ था। उसके बाद देखिए मराठा सैन्य परिदृश्य के शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या अब जो है 44 हो गई है। इनमें से जो है 36 जो है ये सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 जो है ये मिश्रित श्रेणी में स्थल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी है। ठीक है, और बाकी उपयुक्त सभी कथन तो इसका सही सारा ही कथन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी था। INS उदयगिरी इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A का उद्देश्य भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता को आधुनिक और स्वदेशी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। नमस्ते योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2023-24 में की गई। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन दिया है कि नमस्ते योजना जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो है 2023-24 में की गई थी। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कार्यों में यांत्रिक तकनीक को बढ़ावा देना है।
अब देखिए, हाल ही में नमस्ते योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में जो है नमस्ते योजना के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया और नमस्ते दिवस का आयोजन जो है 16 जुलाई को किया गया है, नमस्ते दिवस। इसी अवसर पर लखनऊ में जो है इस योजना से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हाल ही में 4 नए सदस्यों को इसमें जो है इसका मनोनयन किया गया। मनोनयन जो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इस आधार पर किया जाता है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 होती है। इनमें से 238 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। शेष 12 सदस्य जो है इसको राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 4 नए सदस्यों का मनोनयन किया गया। तो ये जो 4 सदस्य कौन सब है? पहला है मीनाक्षी लेखी, उज्ज्वल निगम, ये उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल निगम, सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला। इन चारों व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है इसी के अंतर्गत मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 4 क्षेत्र के लिए: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन सारे क्षेत्रों में योगदान के लिए जो है के आधार पर जो है मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा में मनोनयन की जो यह व्यवस्था है ये आयरलैंड देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित शुभांशु शुक्ला के मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शुभांशु शुक्ला के बारे में कि वे ISS पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय बने। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्होंने ISS पर 18 दिनों का जो है प्रवास किया। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है, शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय बने। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्होंने उनसे पहले राकेश शर्मा जो है ये अंतरिक्ष में गए थे और ये राकेश शर्मा जो है 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को प्रस्थान किए थे और उनका जो वापसी पृथ्वी पर हुआ था वो 11 अप्रैल 1984 को, यानी कि राकेश शर्मा वाला जो प्रवास है ये 1984 की बात है। तो शुभांशु शुक्ला के बारे में है कि शुभांशु शुक्ला जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है ISS पर गए थे। इनके रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 और ये जो प्रोजेक्ट है ये नासा, स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस, इस 3 कंपनी, यानी कि नासा तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क का है और एक्सियोम स्पेस, इन तीनों के द्वारा जो है ये संयुक्त प्रोजेक्ट था। 4 सदस्यीय दल जो गया जिसमें शुभांशु शुक्ला भी एक थे, उसमें से पैगी विटसन ये पहले व्यक्ति थे जो अमेरिका से संबंधित थे, पैगी विटसन। शुभांशु शुक्ला जो है ये भारत से थे। देखिए, स्लावोस्ज उजनान्स्की विस्निवस्की, स्लावोस्ज उजनान्स्की विस्निवस्की ये पोलैंड के थे और टिबोर कापू जो है ये हंगरी से थे। तो आपको इस चारों का नाम जरूर याद रखना चाहिए। रिसेंट अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं तो ये नाम आपको चाहिए, यानी पैगी विटसन अमेरिका से, शुभांशु शुक्ला इंडिया से, स्लोवास उजनान्स्की विस्निवस्की ये पोलैंड से और टिबोर कापू जो है ये हंगरी से। आप कोई ट्रिक इसको दिमाग में रख लीजिए। मैं ही आपको कोई ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अमेरिका के लोग बहुत सारा पैग पी के, यानी कि जो ड्रिंक है वो करते हैं, तो पैग पैग पिए तो अमेरिका के व्यक्ति, शुभांशु शुक्ला तो इंडिया के हैं ही। स्लावोस उजनावस्की विस्निवस्की, तो देखिए ये विस्की जैसा ही दिख रहा है, तो ये विस्की पी के पोल पर चढ़ जाए कोई और चिल्लाने लगे तो उस तरह से याद रख लीजिए, विस्की पी के पोल पे चढ़ा, तो ये हो गया। और टिबोर कापू ये हंगरी से, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है टोबैको खाने लगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा हंगरी है, भूखा है, तो टोबैको खाने लगा, तो टिबोर कापू हंगरी, ऐसा कुछ आप याद रख लीजिए, अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए शुभांशु शुक्ला के बारे में कि इन्होंने ISS पर कुल 18 दिनों का जो है प्रवास किया। इस दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन प्रयोगों में इसरो के 7 प्रयोग भी शामिल थे। भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है, भारत का जो फर्स्ट मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान मिशन, ये 2027 में जो है लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में आपको विचार करना है। देखिए यह योजना 7 निश्चय भाग 2 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इसे 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसमें 18 से 28 वर्ष के आयु के युवाओं को इंटर्नशिप राशि दी जाती है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
देखिए दिया हुआ है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। यह योजना 7 निश्चय भाग 2 के अंतर्गत लाई गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता तथा करियर संवर्धन प्रदान करना है। इस योजना को 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप की राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी जाती है। 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह की इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। ITI या फिर डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और उसके बाद स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह की इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। योजना के लाभार्थियों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिज्ञा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, ये है। यानी कि प्रतिज्ञा का क्या फुल फॉर्म है? प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन की घोषणा 27 जुलाई 2025 को की गई। इसका उद्देश्य राज्य के सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे, टोटल 7। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग एक गठित किया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा 27 जुलाई 2025 को की गई है। आयोग का जो उद्देश्य है ये राज्य के सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आयोग की कुल सदस्य संख्या टोटल 7 होनी है। इसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 जो है अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री की 5 देशों की विदेश यात्रा अभी हाल फिलहाल में हुआ है। कब? 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच। इस संबंध में आपको कुछ कथन पर विचार करना है। देखिए दिया है कि यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया, इन 5 देशों का दौरा किया गया है। घाना की राजधानी अकड़ा है और वहाँ के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया और वहाँ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तीसरा है ट्रिनिडाद एवं टोबैगो की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रधानमंत्री जो है 5 देशों की अभी हाल फिलहाल में विदेश यात्रा पर गए हैं 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच। इस यात्रा में घाना, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं नामीबिया, इन 5 देशों में ये यात्रा की है। घाना जो है इसकी राजधानी अकड़ा है। 3 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा हुई है। घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। संसद की विशेष सत्र को संबोधित किए। प्रधानमंत्री को घाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। उसके बाद ट्रिनिडाद एवं टोबैगो गए तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। तो इनके पूर्वज बिहार से हैं। बिहार में भी बक्सर जिला है, वहाँ के पूर्वज हैं इनके। अच्छा वहाँ प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, इससे सम्मानित किया गया। तो इस देश में भी जो है मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बने। इसके बाद अर्जेंटीना चले गए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जेवियर मिलेई। उसके बाद मोदी जी ब्राज़ील चले गए। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील में भी जो है इनको सर्वोच्च सम्मान मिला, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील में इनको सम्मान मिला। तो ब्राज़ील, इसमें कहीं भी नाम में जो है ब्राज़ील शब्द नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूछ देगा अगर कि ये सम्मान किस देश से प्राप्त हुआ है तो इसमें ब्राज़ील कहीं दिख नहीं रहा है कुछ, तो आपको याद रखना होगा ये ब्राज़ील से मिला है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के लिए 26वां वैश्विक सम्मान था। 2 जुलाई से शुरू उनकी यह 5 देशों की यात्रा का तीसरा सम्मान था। इसके बाद मोदी जी चले गए कहाँ पर? नामीबिया। और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। राजधानी आपको जरूर याद रख लेना चाहिए, क्योंकि चर्चा में जो भी रहता है तो पूछा जा सकता है। नामीबिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो नामीबिया की राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदतेवा ये थे।
तो नाम क्या है? डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। तो इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया, इससे वेलविचिया मिराबिलिस, यहाँ तक नाम है, इससे सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ये सम्मान जो है मोदी जी को किस देश से प्राप्त हुआ? नामीबिया से प्राप्त हुआ। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय नेता हैं और ये जो है इनका 27वां वैश्विक सम्मान था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13, प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच संपन्न हुआ। सम्मेलन का थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 17वां जो सम्मेलन है ब्रिक्स का, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ। सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच संपन्न हुआ और इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। चलिए इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री ब्राज़ील यात्रा के दौरान 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। सम्मेलन की तिथि क्या थी? 6 से 7 जुलाई 2025। सम्मेलन का जो थीम है ये क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो यहाँ एक मोर शब्द छूटा हुआ है, फॉर अ मोर इंक्लूसिव। यहाँ जो है फॉर अ मोर इंक्लूसिव आपको याद रख लेना चाहिए, फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस के भी येकातेरिनबर्ग में संपन्न हुआ था। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में येकातेरिनबर्ग में। ब्रिक्स देशों के पास विश्व की लगभग जो है 48.5% जनसंख्या है टोटल ब्रिक्स में, यानी कि लगभग 50% जनसंख्या ब्रिक्स में ही है। ब्रिक्स के पास विश्व के कुल भूभाग का लगभग 36% क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में 36%, और वैश्विक जीडीपी में जो है ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 39% है। तो ये डाटा जो आपको याद रखना चाहिए। और वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 24% है। अब देखिए 18वां ब्रिक्स जो अब होगा नेक्स्ट 2026 में, ये इंडिया में ही होना है, भारत में 2026 में होगा 18वां ब्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में आपको विचार करना है। 24-25 जून 2025 के बीच नीदरलैंड्स के द हेग में ये आयोजित हुआ है। नेटो में वर्तमान समय में 32 सदस्य देश शामिल हैं। नेटो की स्थापना 1949 में किया गया था। तो देखिए नेटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नीदरलैंड्स के द हेग शहर में अभी हाल फिलहाल में हुआ है। 24-25 जून 2025 के बीच ये संपन्न हुआ। नेटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। नेटो में जो है टोटल 32 सदस्य वर्तमान में शामिल हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों ने रक्षा पर जीडीपी का 5% व्यय करने की प्रतिबद्धता जताई है। नेटो का जो आगामी शिखर सम्मेलन होगा 2026 में, ये टर्की में होना है, और टर्की में नेटो में शामिल एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है, यानी टर्की जो है तुर्की, ये नेटो में शामिल एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो ये किंगदाओ में हुआ था, चाइना। देखिए हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अंतिम घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पाई। भारत ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर न करने के कारण जो है भारत की सुरक्षा चिंताओं से संबंधित मुद्दे थे। तो ये नॉर्मली रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था तो उतना ज़्यादा ये मुद्दा नहीं बनता। ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि भारत जो है घोषणा पत्र पर सिग्नेचर नहीं किया था, राजनाथ सिंह नहीं किए सिग्नेचर, तो इसीलिए जो इंटरनेशनल मीडिया है इसको बहुत ज़्यादा उछाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि विवादित फ़ोन कॉल लीक मामले में हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया? तो ये हम लोग कई बार चर्चा में देख चुके हैं। ये थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको निलंबित किया गया है। तो हाल ही में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है पेंटोगटार्न सिनावात्रा, इनको निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन एक विवादित फ़ोन कॉल लीक मामले में सामने आया उस वजह से हुआ। फ़ोन कॉल थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा विवाद से संबंधित था। प्रधानमंत्री द्वारा कंबोडिया के नेता को अंकल कहकर संबोधित किया गया। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक विरोध हुआ और मामला जो है थाईलैंड के सर्वोच्च अदालत में चला गया। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया और इसके बाद जो है फुमथाम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? फुमथाम वेचायाचाई को। तो ये
मैगजीन से हट के मैं इसको अपडेट भी कर दिया हूँ कि वर्तमान में थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं अनुतिन चर्नविराकुल। ये जो अनुतिन चर्नविराकुल है, अनुतिन चर्नविराकुल, ये वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं और संसद द्वारा चुने जाने के बाद उन्हें 7 सितंबर 2025 को जो है ये पदभार संभाले। यानी कि जो सिनावात्रा थी, तो ये जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है, आपको पता ही है, तो उसमें कंबोडिया के जो एक बड़े नेता थे उनसे ये फ़ोन कॉल पे बात कर रही थी, उनको अंकल करके पुकारी और अपने ही देश के जो वर्तमान एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर हैं तो उनकी आलोचना भी ये की थी। तो इसलिए नैतिक आधार पे जो है किसी दुश्मन देश के बड़े नेता से इतना हमदर्दी रखने की वजह से जो है इनको त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अमेरिका ने पुनः यूनेस्को छोड़ने की घोषणा कर दी है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। इससे पहले भी अमेरिका यूनेस्को छोड़ चुका है। तो देखिए इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए दिया है एक्सप्लेनेशन में कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी। अमेरिका इससे पहले भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ चुका है। यह निर्णय राजनीतिक और नीतिगत मतभेदों के कारण लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का जो जुलाई वाला संस्करण है उसके अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 77वां स्थान। देखिए यहाँ पर दिया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जुलाई में जारी किया गया। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को जो है 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत का जो है ना काफ़ी अच्छा रैंक में सुधार हुआ है। इस प्रकार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस सूची में पहला स्थान जो है सिंगापुर को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान जो है जापान को प्राप्त हुआ और दक्षिण कोरिया को जो है जापान और दक्षिण कोरिया दोनों को संयुक्त रूप से जो है दूसरा स्थान मिला है। यानी फर्स्ट रैंक सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से सेकंड रैंक मिला है। अंतिम स्थान पर ऑब्वियसली अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 19, मार्च 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? तो इसका सही जवाब सीधा हम लोग आते हैं 736.3 अरब डॉलर। देखिए दिया है कि आरबीआई के अनुसार जो है मार्च 2025 के अंत में भारत पर जो है कुल विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% अधिक था। विदेशी ऋण में लगभग 67.5 अरब डॉलर की जो है वृद्धि हुई है। भारत का कुल विदेशी ऋण जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? 19% है, 19.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जून 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा 2.10%। देखिए जून 2025 में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 2.10% रही। यह पिछले 6.5 वर्षों का न्यूनतम स्तर था। यानी कि ये पिछले 6 या 7 वर्षों का जो है सबसे निचला स्तर था। इस अवधि में ग्रामीण मुद्रास्फीति 1.72% रही और शहरी मुद्रास्फीति जो है 2.56% दर्ज की गई। यह गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण दर्ज की गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नव्या कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसकी शुरुआत जो है 24 जून 2025 को सोनभद्र यूपी से हुआ है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? डी इसका सही जवाब है, यानी कि सारा ही कथन स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए दिया है नव्या कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। नव्या कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए। अब नव्या का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो ये नव्या का फुल फॉर्म है। चलिए देखिए इसकी शुरुआत 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हुई। यह कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय तथा महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पायलट परियोजना के रूप में 27 जिलों में ये लागू किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी कि PMVBRY के संबंध में विचार कीजिए। इसे 1 अगस्त 2025 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। इसका कुल परिव्यय 99,446 करोड़ रुपए है। ठीक है, देखिए इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को
1 अगस्त 2025 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। इस योजना का कुल परिव्यय जो है 99,446 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम्स सरकार द्वारा नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वालों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है। जैसे हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी कि PMVBRY, जो पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का जो है प्रोत्साहन देता है। और पहले की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो पहले वाला था PMRPY, जो नियोक्ताओं को नए कर्मचारी जोड़ने पर EPF या EPS योगदान का भुगतान करती थी। साथ ही बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ये सब एक ही कैटेगरी का है, जैसी राज्य स्तरीय पहल भी है जो उद्यमिता को बढ़ावा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान मिली। इसे 100 जिलों में लागू किया जाएगा। जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर होगा। तो इसका सही जवाब तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा बजट 2025-26 में की गई है। 16 जुलाई 2025 को इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। यह योजना 6 वित्तीय वर्षों के लिए लागू किया गया है। 6 वित्तीय वर्षों के लिए इसको लागू किया जाएगा। इसे वित्त वर्ष 2025-26 से 100 जिलों में लागू किया जाएगा। जिलों के चयन के 3 आधार हैं: कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण। ठीक है, प्रत्येक राज्य से न्यूनतम 1 जिले का चयन अनिवार्य होगा। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना और भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना पर वार्षिक जो है 24,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को जिस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, उससे किस नाम से जाना जाता है? किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। तो देखिए इसका सही जवाब है सी, यानी कि CETA। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि CETA कहा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए यह किसी यूरोपीय देश के साथ भारत का दूसरा व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले जो पहला समझौता हुआ था वो EFTA, जो कि आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इस समझौते के तहत भारत की जो है 99% निर्यातों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अप्रैल जून 2025 तिमाही में भारत का कुल व्यापार घाटा जो है कितना रहा? यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच जो है इस तिमाही में व्यापार घाटा कितना रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20.31 अरब डॉलर। देखिए दिया है कि अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत का जो कुल निर्यात जो हुआ ये 210.31 अरब डॉलर रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.9% अधिक था। इसी अवधि में भारत का कुल आयात जो है 230.62 अरब डॉलर रहा और आयात में जो है 4.38% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार कुल व्यापार घाटा जो है 20.31 अरब डॉलर जो है ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इसमें दिया है कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो कार्यक्रम है बिहार में कब प्रारंभ किया गया? तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब B है, 1 जुलाई 2025 को। देखिए यहाँ पर दिया है कि SIR का जो पूर्ण रूप है ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। इसे बिहार में 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम को चुनाव आयोग द्वारा जो है लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची का गहन सत्यापन और अद्यतन करना है। तो SIR जो है इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, हाल ही में हरियाणा, गोवा और लद्दाख में की गई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित जो सही युग्म है उसको देखिए। जो ठीक है, देखिए हरियाणा ये अशोक गजपति राजू, गोवा असीम कुमार घोष, लद्दाख कविंद्र कुमार गुप्ता, गोवा कविंद्र कुमार गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C,
यानी कि इसमें क्या है कि हरियाणा का जो नया राज्यपाल अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, तो ये असीम कुमार घोष को चुना गया है। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं असीम कुमार घोष। तो इसका तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष, तो ये बात गलत हो गया। गोवा के जो नए राज्यपाल हैं ये अशोक गजपति राजू, तो ये भी गलत है। तीसरा, लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कविंद्र कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल ये सही है। और गोवा जो है कविंद्र कुमार गुप्ता, ये भी गलत है। तो इस तरह से ये जो भी नियुक्ति है ये राज्यपाल से जुड़ा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष, गोवा के नए राज्यपाल अशोक गजपति राजू और लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं कविंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी के नए अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है डॉक्टर अभिजात सेठ। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया। एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा पेशे को विनियमित करता है। देखिए, क्वेश्चन 29 पे एप्पल कंपनी के जो नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO है, ये किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सी सबीह खान को। देखिए यहाँ पर दिया है एप्पल कंपनी का जो नया चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, ये सबीह खान को नियुक्त किया गया है। COO कंपनी के संचालन से संबंधित प्रमुख निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी जो पहली महिला CEO या CEO और MD है, किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है B यानी कि प्रिया नायर को। देखिए दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL, इसकी जो पहली महिला CEO एवं MD है ये प्रिया नायर को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो B जो है पराग जैन, इनको नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट याद रखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन तो कुछ चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये C नंबर हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF जो है उसकी पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए, LIC के नए MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही जवाब C हो जाएगा, R दोराईस्वामी। देखिए, LIC के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD और एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, ये बने हैं R दोराईस्वामी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। देखिए दिया है IRDAI के नए अध्यक्ष अजय सेठ नियुक्त किए गए। IRDAI बीमा क्षेत्र का विनियामक निकाय है, उसको नियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है, इसके संबंध में आपको विचार करना है कि हिंदी के लिए यह पुरस्कार सुशील शुक्ला को दिया गया, अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार नितिन कुशलप्पा को दिया गया, अंग्रेजी श्रेणी में यह पुरस्कार साउथ इंडियन मीथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, इसके लिए दिया गया है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा तब और भी अरेंज होगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये बाल शब्द लगा हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है और बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए जो बुक लिखी जाती है उससे संबंधित है ये। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2025 वाला, उसमें हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार जो है सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया और पुस्तक था 1/12। ये जो सुशील शुक्ला हैं इनको हिंदी के लिए दिया गया 1/12 पुस्तक के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए जो ये पुरस्कार है ये नितिन कुशलप्पा को दिया गया है, नितिन कुशलप्पा को इंग्लिश के लिए दिया गया और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है ये इस पुस्तक के लिए दिया गया है जिसका नाम है दक्षिण साउथ इंडियन मीथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड। दक्षिण साउथ इंडियन मीथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, इस पुस्तक के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, अब ये युवा वाला है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में आपको विचार करना है। हिंदी के लिए ये पुरस्कार जो है पार्वती तिर्की को दिया गया, अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार अद्वैत कोठारी को दिया गया और अंग्रेजी में पुरस्कार सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, इसके लिए दिया गया। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की घोषणा अभी हाल फिलहाल में की गई है। तो हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार जो है पार्वती तिर्की को दिया गया है और उनकी रचना है फिर उगना। और अंग्रेजी भाषा के लिए जो ये पुरस्कार है ये अद्वैत कोटारी को दिया गया और इनके पुस्तक का नाम क्या था, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 देखिए दिया है कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार IUSSP को दिया गया। यह पुरस्कार 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर दिया गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की घोषणा हाल फिलहाल में की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को दिया गया और उन्होंने यह पुरस्कार लैंगिक समानता के क्षेत्र में योगदान के लिए उनको प्रदान किया गया। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार जो है फ्रांस स्थित संस्था IUSSP को दिया गया। तो IUSSP का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है और यह पुरस्कार 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो है प्रदान किया गया। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है उसके संदर्भ में है कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण का नवा संस्करण था। इसका इस बार का थीम क्या था, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। 10 लाख से अधिक आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहरों में इंदौर जो है ये प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो ये नवा संस्करण था, इस वर्ष का थीम था रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, यानी RRR। 10 लाख से अधिक आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहरों में देखिए प्रथम स्थान पर जो है इंदौर है, द्वितीय स्थान पर सूरत है और तृतीय स्थान पर नवी मुंबई है। तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। 3 से 10 लाख की आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहरों में जो है प्रथम स्थान पर नोएडा, द्वितीय स्थान पर चंडीगढ़, तृतीय स्थान पर मैसूर। तो नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ शहर श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ शहर श्रेणी में देखिए 10 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ शामिल रहे। 3 से 10 लाख आबादी में जो है मीरा भाईंदर, बिलासपुर और जमशेदपुर शामिल रहे। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है प्रयागराज को प्राप्त हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। अभी एक्सप्लेनेशन देखिए तो और भी परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगा। देखिए स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 1 नंबर पर अहमदाबाद है, फिर भोपाल है और फिर लखनऊ है। 3 से 10 लाख की जो आबादी वाले शहर हैं उसमें मीरा भाईंदर जो कि महाराष्ट्र का शहर है ये रैंक 1 पर है। फिर है बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का है और जमशेदपुर जो है ये झारखंड का है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है प्रयागराज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का जो पुरस्कार है ये सिकंदराबाद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में निधन से संबंधित कुछ कथन पर विचार कीजिए। देखिए फौजा सिंह ये विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ। तो उनका निधन 114 वर्ष की आयु में हुआ। और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का भी हाल में निधन हुआ है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। उनका निधन अभी हाल फिलहाल में जालंधर में 114 साल की आयु में हुआ। और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद बुहारी, उनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों के संदर्भ में आपको विचार करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है ये मनाया गया 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये 5 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया गया। तो चिकित्सा 1 जुलाई, सहकारिता 5 जुलाई, जनसंख्या 11 जुलाई, कारगिल 26 जुलाई और बाघ 29 जुलाई। इसको आप याद रख लीजिए। निम्नलिखित पुस्तक के लेखकों के संबंध में आपको विचार करना है। द वन क्रिकेट ये शिखर धवन लिखा है। इट्स ओके जया किशोरी लिखे हैं। और मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर ये दिग्विजय थोराट
ये लिखें। तो इस तरह से ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन। इट्स ओके, ये जया किशोरी जी लिखी है। मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, ये दिग्विजय डी थोराट के द्वारा लिखा गया है। क्या? मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, दिग्विजय डी थोराट। एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चन, ये उत्साह पटनायक के द्वारा लिखा गया बुक है। एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चन, उत्साह पटनायक। द वॉरियर, राफेल नडाल एंड हिज किंगडम ऑफ क्ले, तो ये जो है क्रिस्टोफर क्लेरी लिखी है। द वॉरियर, राफेल नडाल एंड हिज किंगडम ऑफ क्ले, क्रिस्टोफर क्लेरी। तो ये जितना भी बुक है ना, इसको आप जरूर एक बार दिमाग में रखिए। खास करके द वन क्रिकेट, ये वाला जो है माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है। इट्स ओके जया किशोरी। और यहाँ पर ये दो तो आप जरूर याद रखिए, शिखर धवन वाला और जया किशोरी वाला। और भी जो भी है इसको भी आप एक नज़र जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, नाम परिवर्तन के संदर्भ में आपको विचार करना है कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसका जो नाम है, ये नाम बदलकर क्या सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है, बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त, तो दोनों इसका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम अब क्या कर दिया गया है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। उसके बाद जो है बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है ये बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी ये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लोग आते हैं कि आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आक्रमण आखिर है क्या? देखिए यहाँ पर दिया है कि यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया आक्रमण जो भी है, ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया है क्या? दूसरा, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया, यह एक युद्ध अभ्यास है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आक्रमण जो है ना, नाम है एक युद्धाभ्यास का, आक्रमण जो है ये युद्धाभ्यास किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, वायुसेना की आक्रामक क्षमता और युद्ध तत्परता का परीक्षण करना था। तो आक्रमण नाम का युद्धाभ्यास हुआ। ठीक है, उसके बाद हाल ही में शुरू की गई स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन सेवा, स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन सेवा के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह सेवा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित की गई है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा और यह घोषणा IRCTC के द्वारा किया गया है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है IRCTC के द्वारा जो है IRCTC ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन सेवा चलाने की घोषणा की। इस सेवा के माध्यम से यात्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह पहल देश की विरासत और इतिहास से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग आते हैं। हाल ही में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में आपको विचार करना है। दिया है कि इसका आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा। इसका आयोजन जयपुर में होगा। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण होगा। तो चलिए देखिए ये एक्सप्लेनेशन है इसका, सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और चूंकि ये पहले की मैगजीन है तो अब हो भी चुका है ये, और इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है जो अभी हाल फिलहाल का जो उसके बाद का अक्टूबर और नवंबर का मैगजीन है उसको आप जरूर देखिए। देखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है नवंबर 2025 में किया गया जयपुर में, और यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए। अखिल भारतीय खो खो महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उसके संदर्भ में विचार करना है कि सुधांशु मित्तल अखिल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें हाल ही में पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि सुधांशु मित्तल अखिल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें हाल ही में पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। यह नियुक्ति जो है भारतीय खेल प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, महिला फिडे विश्व कप 2025 के संदर्भ में विचार करना है कि दिव्या देशमुख महिला फिडे विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया। वे चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये जो है बिल्कुल सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन
दिव्या देशमुख महिला फिडे विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, फिडे विश्व कप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो दिव्या देशमुख जो है ये महिला फिडे विश्व कप जीतने वाली शतरंज से जुड़ा हुआ जो खेल है पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपने ही देश के कोनेरू हम्पी को हराई और इस जीत के साथ वे चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। विंबलडन टेनिस 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। पुरुष एकल का जो खिताब है ये यानिक सिनर को मिला है, महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक को मिला और पुरुष एकल उप विजेता कार्लोस अल्काराज रहे। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए एक्सप्लेनेशन। विंबलडन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है इटली के जो है यानिक सिनर वो बने। पुरुष एकल में जो उप विजेता थे वो स्पेन के कार्लोस अल्काराज रहे। अब देखिए महिला एकल में जो विजेता थी वो पोलैंड देश की इगा स्विटेक बनी और महिला एकल की जो उप विजेता रही ये अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा रही। ठीक है, तो कुल मिला के जो विंबलडन में जो पुरुष एकल है उसमें यानिक सिनर इटली के जीते और महिला एकल में पोलैंड की इगा स्विटेक जीती। चलिए अब देखिए खेल उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 पुरुष एकल खिताब जीता। स्मृति मंधाना तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और संजोग गुप्ता को आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यूएसए के आयोवा में आयोजित यूएस ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो ये बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है और आयुष शेट्टी इस नाम को याद रख लीजिए। और यूएसए के आयोवा में ये आयोजित हुआ था क्या, यूएस ओपन सुपर 300 पुरुष एकल खिताब, उसको ये जीते हैं। इसके अलावा जो है स्मृति मंधाना ये क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पहली महिला क्रिकेटर बन गई। आईसीसी के जो नए सीईओ हैं उनको वो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है, आईसीसी के नए सीईओ। उन्होंने जियोफ एलार्डिस का स्थान लिया। तो संजोग गुप्ता से पहले कौन थे, जियोफ एलार्डिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग के संदर्भ में विचार कीजिए। पुरुष खिलाड़ियों की फीफा रैंकिंग में भारत का जो है 133वां स्थान है। फीफा पुरुष रैंकिंग में पहला स्थान जो है अर्जेंटीना का है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है देखिए यहाँ पर दिया है पुरुष खिलाड़ियों की फीफा रैंकिंग में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में अर्जेंटीना जो है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है या पहला स्थान इसका है। और फीफा रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें कितना है, 133वां। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहली जनजातीय जीनोम परियोजना, भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना जो है इसकी शुरुआत गुजरात राज्य में किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों से निपटना है। यह परियोजना हाल ही में चर्चा में रहा है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है देखिए भारत की जो पहली जनजातीय जीनोम परियोजना है उसकी शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में वंशानुगत बीमारियों की पहचान करना और उसका समाधान करना है। यह परियोजना स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। त्वचा बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला त्वचा बैंक केरल राज्य में शुरू किया गया। यह तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया। यह चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो बिल्कुल सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि भारत का पहला जो है त्वचा बैंक ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया। यह तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य गंभीर जलन पीड़ितों के उपचार में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 54। अश्वरोग मुक्त कक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वरोग जो कि घोड़ा से जुड़ा हुआ रोग है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कक्ष मेरठ में स्थापित किया गया है। यह पशु स्वास्थ्य से संबंधित पहल है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो ये सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि मेरठ में स्थापित अश्वरोग मुक्त कक्ष यानी कि इक्वाइन डिजीज फ्री
कंपार्टमेंट यानी कि ईडीएफसी भारत का पहला है जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH से वैश्विक मान्यता मिली है। ठीक है, यह सुविधा रीमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स यानी कि RVC सेंटर मेरठ छावनी में इसको स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय खेल घोड़ों को प्रमुख बीमारियों से मुक्त रखकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और व्यापार के लिए तैयार करना है, जिससे वे वैश्विक जैव सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। तो फाइनली हम लोग यही देखें कि भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कक्ष है, ये मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए, भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 485 गीगावाट है। भारत में 50.1% ऊर्जा हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त है। ताप विद्युत क्षमता 242 गीगावाट है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता ये है 485 गीगावाट। अब इसमें से 50.1% ऊर्जा जो है हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि हरित ऊर्जा स्रोत से अब 50% से ज़्यादा हम लोग अब उत्पादन करने लगे हैं। और ताप विद्युत स्रोतों से जो है 49.9% जो है उत्पादन हो रहा है, जो कि 242 गीगावाट ऊर्जा है। हरित ऊर्जा में क्या सब आता है? सौर, पवन और लघु जल विद्युत। इस तीन में यानी कि सौर, पवन और लघु जल विद्युत और बायोगैस, इन चारों से जो है कुल मिला के 185 गीगावाट उत्पादन हो रहा है। तो अब जो ज़्यादा आपको याद रखना चाहिए वो ये कि हरित ऊर्जा से जो है भारत में 50% से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। बड़ी जल विद्युत परियोजना जो भारत में जो भी कार्यरत है उससे 49 गीगावाट, और परमाणु ऊर्जा से जो है इन सब में सबसे कम यानी सिर्फ 9 गीगावाट हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 56 पर आते हैं। भारत के पहले पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, और यह डिजिटल बैंकिंग से संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट बैंकिंग जो है, ये नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, भारत का पहला व्यापक AI आधारित फिनटेक प्लेटफॉर्म है। लाडावेयर के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया। तो नेक्स्ट बैंकिंग भारत का पहला व्यापक AI आधारित फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो बैंकिंग, भुगतान जैसे कि DMT भुगतान और एस्क्रो के लिए API प्रदान करता है, ताकि व्यवसायों को निर्बाध डिजिटल वित्त के लिए गहन AI एकीकरण के साथ ऑन बोर्डिंग, KYC, अनुपालन और धोखाधड़ी की रोकथाम और स्वचालित करने में मदद मिल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पे फिनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनोम इंडिया परियोजना दिया है कि फिनोम इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय बायो बैंक का शुभारंभ किया गया। यह इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत का पहला अनुदैर्ध्य जनसंख्या डेटा अध्ययन शुरू किया गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फिनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बायो बैंक का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसके तहत भारत का पहला अनुदैर्ध्य जनसंख्या डेटा अध्ययन प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट 58 पर आते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये 19 जुलाई 2025 को कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा था। यह सम्मेलन युवाओं को सामाजिक एवं नैतिक विकास से संबंधित था। तो बिल्कुल इसका सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये 19 जुलाई 2025 को वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा रखा गया। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त, जागरूक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना था। क्वेश्चन नंबर 59 भारत की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की दो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों अर्का और अरुणिका है। अर्का को पुणे में तथा अरुणिका को नोएडा में चालू किया गया। इन प्रणालियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका जो है ना सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत की सबसे शक्तिशाली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणालियाँ अर्का और अरुणिका हैं। अर्का को जो है पुणे में तथा अरुणिका को नोएडा में चालू किया गया है। इन प्रणालियों का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 पर है, प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया। इस योजना की घोषणा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। तो सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना, ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना। तो इसकी घोषणा जो है कौन किया, तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का नाम है, यानी कि ANRF राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वैज्ञानिक, उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना तथा अनुसंधान के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देना है। यह योजना अनुसंधान एवं नवाचार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। नीति आयोग जो है उसके उत्तर पूर्व SDG जिला सूचकांक 2023-24 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि नीति आयोग द्वारा उत्तर पूर्व SDG यानी कि नॉर्थ ईस्ट SDG जिला सूचकांक, जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स है, वो जारी किया गया। 2023-24 में मिजोरम का जो है मिजोरम में हंथियल जिला है वो शीर्ष पर रहा। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दिया है कि नीति आयोग के द्वारा जो है नॉर्थ ईस्ट SDG डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया और ये सेकंड इस तरह का संस्करण था। इस सूचकांक में मिजोरम का जो एक जिला है हंथियल जिला जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। सूचकांक जो है सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया गया है। 62 पर आते हैं। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 28 जून 2025 को किया गया। इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। इसका उद्देश्य खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, दिया है कि भारत में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 28 जून 2025 को किया गया। यह आयोजन लद्दाख में संपन्न हुआ। इस फेस्टिवल का उद्देश्य खगोलीय पर्यटन एवं वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 63, DRDO के द्वारा विकसित स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस के संबंध में विचार कीजिए। भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस DRDO के द्वारा विकसित किया गया। यह एम्स बीबी नगर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है। तो सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर DRDO ने एम्स बीबी नगर, ये जो एम्स बीबी नगर है तेलंगाना राज्य में है, तो DRDO एम्स बीबी नगर तेलंगाना के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस विकसित किया गया। यह दिव्यांगजनों के पुनर्वास और गतिशीलता सुधार से संबंधित पहल है। 64, गार्सिनिया कुसुमाए प्रजाति की खोज से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। गार्सिनिया कुसुमाए एक नई वनस्पति प्रजाति है। इसका नाम कुसुम देवी के सम्मान में रखा गया। इसकी खोज असम में की गई। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, दिया हुआ है कि असम में वैज्ञानिकों ने गार्सिनिया जाति का एक नया पौधा खोजा है, जिसे स्थानीय भाषा में थोईकोडा भी कहा जाता है। ये थोईकोडा भी इस पौधा को कहा जाता है। किसको? जो वैज्ञानिक के द्वारा गार्सिनिया प्रजाति का जो पौधा खोजा गया, थोईकोडा भी इसको बोलते हैं। इस नई प्रजाति का नाम गार्सिनिया कुसुमाए रखा गया है। इसके जो अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक थे वो थे जतिंद्र शर्मा। तो उनकी जो दिवंगत माता जी हैं कुसुम देवी, उनके ही नाम पर इसको रखा गया। 65, देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में वर्षा देशपांडे को दिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार लैंगिक हिंसा, महिला समानता के क्षेत्र में कार्य के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 का जो व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक हिंसा, महिला समानता आदि के क्षेत्र में कार्य के लिए मिला है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार फ्रांस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि IUSSP को दिया गया। 66,
विश्व युवा कौशल दिवस 2025 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। विश्व युवा कौशल दिवस 2025, देखिए विश्व युवा कौशल दिवस 2025 जो है प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण ये था। यह दिवस युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना इसका मेन मकसद है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या था? AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस कर रोजगार क्षमता को बढ़ाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस घोषित किया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। यह अपोलो 11 मिशन से संबंधित है। सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 20 जुलाई को, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है ये 20 जुलाई को मनाने की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को ही जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। यह ऐतिहासिक घटना अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत हुई थी। 68 पर आइए, यूक्रेन की प्रधानमंत्री नियुक्त, अभी हाल फिलहाल में एक महिला हुई हैं, तो यूक्रेन की प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए दिया है कि यूलिया स्वीरिडेंको को हाल ही में यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूक्रेन की यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यह नियुक्ति वैश्विक राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 69, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। सूरीनाम अमेजोन क्षेत्र का पहला देश है जिसे यह प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। तो सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया है कि WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। सूरीनाम अमेजोन क्षेत्र का पहला देश बना जिसे यह प्रमाणन मिला है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड देशों ने खनिज आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने हेतु यह पहल शुरू किया है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में हुई। यह रणनीतिक खनिजों से संबंधित पहल है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि क्वाड देशों ने खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू किया। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में हुई है। यह पहल रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 71, विंबलडन टेनिस 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब जो है यानिक सिनर ने जीता। महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक जीती है। यह टूर्नामेंट 23 जून से 13 जुलाई 2025 के बीच संपन्न हुआ। तो करेक्ट स्टेटमेंट तीनों ही है। देखिए दिया है कि विंबलडन टेनिस 2025 का आयोजन 23 जून से 13 जुलाई 2025 के बीच हुआ। पुरुष एकल का जो खिताब है ये इटली के यानिक सिनर जीते हैं और महिला एकल का खिताब जो है पोलैंड की जो है इगा स्विटेक वो जीती है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देखे थे। क्वेश्चन 72, गोल्ड कप 2025 ये एक आयोजन है। तो गोल्ड कप 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मैक्सिको ने अमेरिका को 2-1 से हराकर गोल्ड कप 2025 जीत लिया है। यह मैक्सिको का रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप खिताब है। यह मैक्सिको का रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप खिताब है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। तो तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिको ने अमेरिका को 2-1 से हराकर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता। यानी मैक्सिको जो है अमेरिका को हराया कितने से? 2-1 से, और ये खिताब जीता। मैक्सिको का रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप खिताब है। गोल्ड कप एक जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यूक्रेन रोम संविधि का 125वां पक्षकार राष्ट्र बना। रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि यूक्रेन जो है हाल ही में रोम संविधि का 125वां पक्षकार राष्ट्र बना। रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। यह निर्णय वैश्विक न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 74 पर आइए। न्यू कैलेडोनिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यू कैलेडोनिया से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। देखिए, फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने हेतु समझौते की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है। यह निर्णय राजनीतिक स्वायत्तता से संबंधित है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दिया हुआ है कि फ्रांस जो है ये न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा किया। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है जिस पर फ्रांस का नियंत्रण है, एक आइलैंड है जिस पर फ्रांस का नियंत्रण है। यह निर्णय प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता से संबंधित है। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। इनविक्टस परियोजना किस चीज़ से संबंधित है, इस पर विचार कीजिए। इनविक्टस परियोजना, तो दिया है कि इनविक्टस परियोजना का उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीक का विकास करना है। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेस के बीच सहयोग से शुरू हुआ। यह परियोजना विज्ञान एवं रक्षा तकनीक से संबंधित है। तो इसका ही तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, दिया हुआ है इनविक्टस परियोजना का उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना है। यह परियोजना यूरोपीय स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेस के सहयोग से शुरू किया गया है और यह पहल उन्नत एरोस्पेस एवं रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग जो है इसका दी एंड हुआ। तो कुल मिला के हम लोग जो इस मंथ का मैगज़ीन है, यानी कि सितंबर मंथ का मैगज़ीन, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किए। और अब आपका जो कुल है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने का जो है कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण का एमसीक्यू आप कवर कर चुके हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको बार बार सुनें। और हाल फिलहाल में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप निश्चित रूप से इसको सुनकर जाइए। इससे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन का टैली होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक बेस्ड चीज़ों को कवर करवाया गया है। तो जितना भी क्वेश्चन, अगर आप 75 क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक मंथ में 75 टॉपिक ये है जो कि आपका कवर हुआ। तो आप इसको अधिक से अधिक देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।